नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इसके पहले मैंने संधि के 4 पार्ट बनाए हैं। अगर आपने वो चारों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देखिए, फिर आप इसे देखिए, क्योंकि पहले के पार्ट आप देखेंगे तो इस पार्ट को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विसर्ग संधि से। चलिए बच्चों, पहले देखते हैं हम कि विसर्ग क्या होता है। आपको पता है जब हम स्वर लिखते हैं तो लास्ट में 2 वर्ण आते हैं आपके अंग और अह। ठीक है, तो अह को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ये देखिए 2 डॉट से समझिए, ये अह बिंदी जहां पर भी आएगी वहां पे आपका क्या होगा? विसर्ग संधि होगा। तो अभी हम चलते हैं इसकी परिभाषा की ओर। विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए, पहले हमने संधि पढ़ा कि दोनों पद के लास्ट वर्ण और पहले वर्ण में होता है संधि, जैसा कि हमें पता है। तो अभी विसर्ग का नियम क्या होगा? ज्यादातर देखिए प्रातः प्लस काल। ठीक है, तो अह एक को शब्द आएगा ही आएगा, ये आपको याद रखना है कि विसर्ग संधि उसे कहते हैं। ये एक तरफ विसर्ग हो कंपलसरी है, विसर्ग होना ही चाहिए, और दूसरे तरफ या तो स्वर हो या तो व्यंजन हो। ठीक है, कुछ भी हो, लेकिन एक विसर्ग होना चाहिए, तब उस टर्म्स और कंडीशन में क्या होता है? वो विसर्ग संधि होता है। ठीक है, अभी इसके बहुत सारे रूल है, इसके भी रूल है। बोलेंगे बाप रे मैम कैसे याद करना है? व्यंजन संधि के रूल, व्यंजन संधि के रूल, और उसके बाद से स्वर संधि के, और इसके बाद विसर्ग संधि के। तो बच्चों डरिए मत, ज्यादातर क्वेश्चन क्या होता है विसर्ग संधि में? आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आते हैं। तो ये डॉट देख के बहुत इजीली हम पहचान सकते हैं कि ये विसर्ग संधि है, जहां पर भी आएगा ये विसर्ग संधि होगा। लेकिन अगर जोड़ना आ गया, संधि को करना, संधि विच्छेद दिया हुआ है और अगर आपको उसे जोड़ने के लिए आ गया, तो थोड़े नियम तो जानने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो जानने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए हम देखते हैं नियम क्या है। सबसे पहला नियम देखिए, यदि विसर्ग के पूर्व अह और बाद में अ और सघोष व्यंजन हो। अभी देखिए बच्चे यहाँ पे ध्यान रखिए, सघोष व्यंजन। अच्छा, तो सघोष व्यंजन क्या होता है? मैं अभी आके फिर आपको रिवाइड करा दूं कि सघोष व्यंजन क्या होते हैं। तो दोनों मिलकर क्या होते हैं? ओ में बदल जाएंगे। तो पहले मैं आपको सघोष व्यंजन के बारे में एक बार फिर से याद दिला दूं। पिछले स्लाइड में मैंने बताया था व्यंजन के समय में, लेकिन फिर से मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि क्या है। देखिए अभी सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ग के तीसरा तीसरा वर्ग के तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन। ठीक है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। अब वर्ग आपको पता है ना, क से लेके म तक, तो क से लेके प तक ही वर्ग है, होता है, इसके बाद नहीं होता है वर्ग। जिसमें 5 अक्षर होते हैं ये हो गए वर्ग। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वर्ग। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है? इस सघोष किसको बोलते हैं? य र ल व और ह, ये क्या हो गया आपके पूरे सघोष, इसको हम बोलते हैं सघोष। ठीक है, सघोष व्यंजन हम कह सकते हैं इनको हम क्या कहेंगे? क्योंकि अगर खाली सघोष बोला जाएगा तो सघोष के अंदर ये क्या आते हैं? स्वर भी आते हैं, इसलिए सघोष व्यंजन लिखा गया है परिभाषा में। और इसके साथ और क्या आना चाहिए? अ होना चाहिए, तो अ स्वर में है, राइट, इसलिए सघोष व्यंजन और अ का जिक्र किया गया है। और ये जो बाकी जो बचे हैं अघोष है, इसको बार बार इसलिए क्योंकि ऐसे इजी रहता है आपको, या तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ व्यंजन याद करिए, या तो 1 2 करके याद कीजिए, कैसे भी करके, लेकिन वर्णों की जो संख्या है वो बहुत ही दिमाग में रखने वाली चीज है। इसके जरिए ही हमें हेल्प होगा आगे के संधि के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखते हैं, हम फिर से परिभाषा की तरफ चलते हैं कि क्या लिखा था हमारा परिभाषा। बच्चों, तो अब देखिए आप डेफिनेशन के अंदर देख लीजिए क्या हो गया कि विसर्ग के पूर्व अह। ठीक है, जैसे अभी मैंने एक पद शब्द लिया, देखो मनः, तो म न का अगर वर्ण विच्छेद क्या करेंगे तो हम क्या आ जाएगा? न के नीचे हल और प्लस अह, और ये जो अह है तो ये अह आ जाएगा, अह का डॉट। तो अगर अह हो और यहाँ पर अ आए, ये देखिए रूल के हिसाब से, तो अगर पहला पद का अंतिम वर्ण विसर्ग हो और प्लस दूसरा पद में क्या हो? अ हो और सघोष व्यंजन हो, सघोष व्यंजन हो तो किस में बदल जाता है बच्चों? किस में बदलता है? ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये पहला नियम है, रूल नंबर
वन, इसको हमें याद रखना है, ये पहला नियम है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए मन में भी क्या मनः लिखा है, मनः में भी अह आ रहा है, यश में भी मतलब कोई मात्रा नहीं है इसके साथ, मतलब अह हो गया। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? वर्ण विच्छेद को बहुत ध्यान में रखने की जरूरत है। अगर आपने मेरा वर्ण विच्छेद वाली स्लाइड नहीं देखी होंगी तो आप उसे जरूर देखिए, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो यहाँ पर भी मैं कोशिश कर रही हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन आप पिछले स्लाइड जरूर देखिए, पिछला वीडियो मेरा जरूर देख लीजिएगा। जैसे यशः में भी अह आ गया, यहाँ पर भी मनः में भी आ गया, और यहाँ पे अ रूल के हिसाब से अह के साथ अ हो तो किस में हो जाता है, विसर्ग की जगह विसर्ग हटकर क्या किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ की मात्रा में। अ भी हट जाएगा और विसर्ग भी हट के किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपका ओ की मात्रा में। जैसे मनोविराम, अभी अ किस में परिवर्तित हो गया, ओ की मात्रा में परिवर्तित हो गया है। यशो अभिलाषा, ठीक है, यशोभिलाषा, अभिलाषा अलग से है लेकिन दोनों साथ में पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, यशो अभिलाषा। फिर उसी तरह से क्या है, मनः अनुकूल, तो क्या हो जाएगा, मनो अनुकूल। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट। अभी मैंने आपको क्लियर किया ये क्या है, सघोष व्यंजन क्या कहते हैं और अघोष व्यंजन क्या कहते हैं, ये हमने क्लियर कर लिया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी विसर्ग संधि के कुछ और उदाहरण, मतलब रूल नंबर 1 के और उदाहरण हमें देखने हैं। जैसे मनः प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा, और मनः प्लस हार, मनोहार, मनः प्लस एक मिनट, रंजन, मनो प्लस रंजन क्या हो गया, मनोरंजन। अभी देखिए यहाँ पर भी सभी क्या है, अह आ रहा है, ठीक है। तो पहला रूल क्या है हमारा, कि पहला जो शब्द का अंतिम वर्ण है वो हमें अह होना ही चाहिए, यहाँ पे कोई और स्वर नहीं चाहिए, हमें यहाँ अह चाहिए, और यहाँ पर अ चाहिए, या अ के अलावा सघोष व्यंजन, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या चीज, सघोष व्यंजन, क्योंकि ये सब इसी हर एक जितने व्यंजन है वो उस व्यंजन के आधार पर अलग अलग नियम है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखें। यहाँ पे अ है, यहाँ पे ह है। सघोष व्यंजन में क्या है, य र ल, य र ल व, वो तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो आता ही आता है व्यंजन वर्ग का, और इसके अलावा य र ल व और ह भी आता है। ठीक है, र आ गया, ध आ गया, भ आ गया, ग व, देखो कुछ भी अलग नहीं है बच्चों, राइट। और इन सब में मिलकर क्या हो गया, आपको ओ की मात्रा में कन्वर्ट हो जाता है। अधोगति, तपोवन, अधोगामी, वयोवृद्ध, ठीक है, अंत, गोत्तो, गोत्वा, मनोविज्ञान, इस तरीके से ये सारे चेंज हो जा रहे हैं। चलिए बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो पॉज कीजिए और इसका फिर से आप खुद से बिना देखे प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है बच्चों, चलिए हम चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। अभी दूसरा नियम क्या है, देखते हैं दूसरा नियम क्या है भाई। यदि विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर, अभी पहला रूल में हमने क्या पढ़ा था, बताइए आप लोग। पहला रूल में हमने क्या पढ़ा था कि पहला जो शब्द है उसका पहला यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, अह होना चाहिए, राइट। अभी दूसरा जगह में हमारा क्या है रूल, यहाँ पर अभी रूल क्या हो गया है कि अह से भिन्न कोई स्वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अ से कोई भिन्न स्वर होना चाहिए। और यहाँ पर सघोष, सघोष में मतलब यहाँ पर कोई भी आ सकता है, व्यंजन भी आ सकता है, स्वर भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर सघोष होना चाहिए। तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, र में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे दुह प्लस गुण, दुर्गुण, दुह प्लस बल, दुर्बल, धनु प्लस वेद, धनुर्वेद, आशी प्लस वाद, आशीर्वाद। देखिए इसमें बच्चों ये शुद्ध और अशुद्ध लेखन में हमेशा लिख कर आता है, तो बच्चे क्या करते हैं, हमेशा आशीर्वाद कैसे लिखते हैं, ऐसे करके लिख देते हैं, आशीर्वाद। लेकिन ये गलत है बच्चों। आपको पता है कि र किसके बदले में जा रहा है, विसर्ग के बदले में क्या हो रहा है, र हो रहा है। और र क्या, और र कौन सा र, र के नीचे हलंत, याद रखिए, ये चीज बहुत याद रखने की जरूरत है। र के नीचे हल होना, हल होना मतलब स्वर अ नहीं मिला हुआ है, तो ये र किस पे चला जाएगा, व के ऊपर चला जाएगा। अगर ये र श के ऊपर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये र कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ जा रहा है, अगर इसके ऊपर डाल रहे हो तो। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रखिए कि ये यहाँ पर नहीं आके कहाँ पे आएगा आपका, ये सही जो अक्षर है ये इस तरीके से व के ऊपर र आना चाहिए। वैसे ही निह प्लस धन, तो ये विसर्ग हटकर क्या हो जाएगा, विसर्ग के बदले हमें क्या लगाना है, र व्यंजन।
ठीक है, र के नीचे हल। तो ठीक है, अभी देखिए, अभी ये सोचने वाली बात है, मैम ने तो बताया कि र के नीचे क्या होना चाहिए, हल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर र क्या हो गया, पूरा हो गया। तो बच्चों बताइए कैसे हो गया र पूरा, दिमाग पे जोर लगाइए और बताइए र कैसे पूरा होगा। वर्ण विच्छेद हमें ध्यान में रखना है ना, तो यहाँ पर ये क्या बज रहा है, अह क्या बन रहा है, हाफ र में, ठीक है। और जब ये अ यहाँ से मिल जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हाफ र, और ये पूरा अ मिलकर क्या बदल गया, र में परिवर्तित हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, निरंजन हो गया है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में, आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, अभी थोड़े इसका कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए। आयु प्लस वेद, आयुर्वेद। ज्योति प्लस मय, ज्योतिर्मय। चतुः प्लस दिशि, चतुर्दिशि। आशी प्लस वचन, आशीर्वचन। धनुर प्लस धारी, धनुर्धारी। ठीक है बच्चों, ये देखिए संधि हम सीखते हैं, वर्ण विच्छेद सीखते हैं, संधि सीखते हैं, तो इससे हमारी मात्राओं की में जो त्रुटियां होती थी वो सब कम हो जाएंगी, इसका अगर हम ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो। ठीक है बच्चे, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ। अब तीसरा नियम क्या है, बाप रे इतने सारे नियम कैसे पढ़ेंगे हम लोग, हाँ बहुत चिंता हो रही है ना, लेकिन आप एकदम निश्चिंत रहिए, देखिए हम कैसे पढ़ रहे बताएंगे आपको। अभी क्या बोला जा रहा है कि पहला अह होना चाहिए, ये रूल तो बोलेंगे मैम ये तो रूल आपने पहले ऊपर भी बताया था, फर्स्ट नंबर रूल था ये, लेकिन उसके साथ क्या था, सघोष व्यंजन और अ था। लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, अह के साथ में अ से कोई भी भिन्न स्वर होना चाहिए, अ के साथ क्या होना चाहिए, अ से कोई भिन्न स्वर। पहले वाले नियम में हमारा क्या था, अ और प्लस सघोष व्यंजन, यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, अ से भिन्न स्वर। बार बार रिपीट कर रही है बच्चों, क्योंकि आपको याद होना चाहिए ये सारी चीजें। तो अतः प्लस एव, अतएव। फिर यहाँ पर क्या हुआ, खाली विसर्ग का लोप, लोप मतलब हो जाना, छुप जाना, हटा देना, ठीक है। तो अतः मतलब प्लस एव, अतएव। यश प्लस इच्छा, यश इच्छा। ततः प्लस एव, ततएव। अभी देखिए ए है, यहाँ पर ई है और ए है, तो ये अ से भिन्न स्वर हुए बच्चों, ठीक है। वो देखिए आपको, यही आपको रूल में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए आप। और सारे नियम बोलेंगे मैम आप क्या लिख रहे हैं, देखिए कितना बड़ा डिफिकल्ट लिखा हुआ है। यदि विसर्ग के पहले अ हो, नीचे अह, ठीक है, और बाद में अ मतलब आप पुनः न को विच्छेद करते हैं तो क्या मिलता है हमें, ये अ, ये ध्यान में रखना है हमें, और अह हो जाता है। और बाद के पहला अक्षर क्या हो गए, अ के अतिरिक्त और भी कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो बच्चों आया समझ में, ठीक है। चलिए हम चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। अभी देखिए, अभी दूसरा लेकिन अभी हमने 3 नियम पढ़े, ठीक है। पहला नियम क्या पढ़ा हमने, अह के साथ, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं बार बार रिपीट करूंगी तो। और तो पहला नियम हमारा क्या था, अह के साथ था, पहला अह होना चाहिए। दूसरा फिर क्या होगा, अभी अह के साथ अ से भिन्न स्वर हो, ठीक है। और तीसरा क्या था आपका, अगर सघोष अह से भिन्न इधर रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, र में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये पुनः और अंत में क्या है, अपवाद है। अपवाद मतलब होता है कि ये किसी भी जो हमने ऊपर वर्णित किए हैं नियम, जो शास्त्र में वर्णित किया गया है नियम, उससे अलग है, कुछ हटके नियम, ये नियम कुछ अलग है और इस पे ये सारे नियम लागू नहीं होते हैं। अब क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या है, पुनः अह आ रहा है, ठीक है, और ये सघोष व्यंजन है, और अ भी आ रहा है, ठीक है, और ई भी आ रहा है यहाँ पर, मतलब नहीं, 2-3 नियम पढ़े, अ से भिन्न स्वर होने चाहिए और सघोष व्यंजन होने चाहिए, तो यहाँ सघोष व्यंजन भी है और अ भी है और अ से भिन्न स्वर भी है, तो इसलिए यहाँ पर कोई नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो केवल पुनः और अंत के केस में आपको ये याद रखनी पड़ेंगी, क्या चीज, कि पुनः के साथ जब भी आएगा तो वो पुनः जो विसर्ग है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, र के अंदर। तो पुनः निर्माण, ठीक है, पुनः निर्माण, पुनः निर्माण का पुनः निर्माण हो जाता है, ये अह र में परिवर्तित हो जाता है। पुनः अवलोकन, पुनरा अवलोकन, पुनर्अवलोकन। ये देखिए अभी यहाँ पर भी सेम कंफ्यूजन है आपका, अह का र में बदल गया, लेकिन यहाँ पर अ आ रहा है, तो र किस में हो रहा है, हाफ और प्लस अ, तो ये इक्वल टू र हो गया। बहुत जगह आप देखेंगे तो पुनरावलोकन लिखा हुआ रहता है, तो पुनरावलोकन गलत शब्द है। पुनः प्लस इक्षण, अभी यहाँ पे देखिए अह का र हो गया, और अभी यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है, क्या हो गया, ई मात्रा, तो ये क्या हो जाएगी, री, ठीक है। तो पुनरीक्षण, ठीक है। वैसे ही अंतः द्वंद, यहाँ पे र है
ठीक है, और ये द्वंद, तो र कहाँ, जब हाफ र होता है तो क्या हो जाता है, इसके ऊपर चला जाता है। याद है ना रूल आपको, अंतर्यामी, तो अंतर्यामी हो गया, ये का क्या हो गया, य पे चला गया, इस प्रकार से आपका क्या हो गया, अंतर्यामी हो गया। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में। अभी देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नियम क्या है। यदि विसर्ग के पहले ई या उ स्वर हो और उसके बाद क ख प फ और वर्ण या आए तो क्या हो जाता है, विसर्ग पेटा स या मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। अब ये देखिए, अभी क्या हो गया, विसर्ग के पहले, अब देखिए पहला हमने जो पढ़ा था, पहले हमने जो रूल्स पढ़े थे, खाली एक ही ये पढ़ा था, अ से एक या तो अह होना चाहिए या तो अह से भिन्न कोई भी स्वर होना चाहिए, जैसे ई भी हो सकता है या, लेकिन अभी यहाँ उसके बाद सघोष व्यंजन होना चाहिए पढ़ा था। ठीक है, तो सघोष व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते थे, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व और ह, ये व्यंजन होने चाहिए। राइट बच्चों, अभी यहाँ पर देखिए निह में मतलब क्या आ रहा है, इसका विसर्ग हम करते हैं तो न प्लस ई आएगा, सॉरी ये छोटी ई आएगी, और अह आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ई आ रही है तो क्या हो गया, ई या उ स्वर हो तो कौन सी, यहाँ पर भी ई आ रही है, यहाँ पर भी ई आ रही है, यहाँ पर भी ई आ रही है, यहाँ पर उ आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ई और उ के साथ तो वर्ग का पहला और दूसरा, ठीक है, अभी देखो वर्ग का क ख, ऐसे देखते हैं हम लोग, क ख दूसरा हो गया, च छ तीसरा हो गया, ज झ तीसरा हो गया, सॉरी ये नहीं आएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ट ठ। ठीक है, पूरी वर्णमाला ऊपर लिखी हुई है, आप वहां पर भी देख सकते हैं, त थ और द ध, त थ और प फ। ठीक है, इस तरीके से, तो आप याद रखिए, ये इस तरीके से याद रखना थोड़ा ज्यादा इजी है, क ख और क्या होना चाहिए, प फ। ठीक है, कौन सा, जो सघोष व्यंजन नहीं, अघोष व्यंजन में से वर्ग के पहले और दूसरे, और ये प और फ अगर आए किसके बाद, ई के बाद या ई के बाद या उ के बाद, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा वो, ये श के हल, स के नीचे हल, इसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल के जरिए इसे हम। ठीक है बच्चों, देखिए निह प्लस कलंक, निश कलंक, देखिए अभी ये क्या हो गया, अह का हट गया और अह की जगह में पेटा श, मूर्धन्य श, मूर्धन्य श भी इसे हम बोलते हैं, षटकोण श भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी निह की जगह में श आ गया, फिर यहाँ पे निह प्लस फल श आ गया, अह को हटाकर अह के स्थान पर हमने पेटा श का इस्तेमाल किया, निह प्लस पाप निष्पाप, निह प्लस कपट निष्कपट, दुह प्लस कर दुष्कर। ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए फिर नेक्स्ट नियम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट नियम अभी हमारा क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले अह स्वर हो, ठीक है, अह हो और दूसरा क्या हो आपका, एक मिनट, उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग नहीं हटता है। अभी यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहला रूल हमें क्या कहता था, सघोष व्यंजन, अभी यहाँ पर अगर प क और फ आए तो यहाँ पर जैसा विसर्ग है वैसे के वैसे ही हम विसर्ग को लिख देंगे, यहाँ पर जब ज्वाइंट करेंगे तो हम वैसे के वैसे विसर्ग को लिख देंगे। क्यों, यहाँ पर देखिए अह आ रहा है, ठीक है, ठीक है, अह आ रहा है, यहाँ पर भी अह आ रहा है, यहाँ पर भी अह आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प क आ रहा है, तो रूल क्या कहता है हमारा, क ख प फ अगर आए तो विसर्ग नहीं हटता है। ठीक है बच्चों, हमने नेक्स्ट अभी स्लाइड क्या रूल पढ़ा था हमने, एक बार और फिर से देखते हैं कि अगर अह आए, ठीक है, अह के साथ क्या आए, क ख, वही सेम वर्ड क ख और प फ, तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, अह ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा, लेकिन अह के स्थान पर कोई और स्वर अर्थात ई और उ आए तो अह क्या हो जाता है, अह किस में परिवर्तित हो जाता है, षटकोण श पे। ठीक है, अभी देखिए, अभी दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे अह आना चाहिए और यहाँ पे ई यू होना चाहिए, अगर ये आएगा तो अह के वैसे ही रह जाएगा, अगर ई उ रहेगा तो श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस करने से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, निष्कलंक ये हमने पढ़ लिया, श हो जाएगा।
ये भी आपका अधः प्लस पतन, ये भी हो गया कि कब होगा, अगर अह रहेगा और यहाँ पर क ख और प फ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका जैसे कि जैसे विसर्ग वैसे ही लिख देंगे। अभी नेक्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि यदि विसर्ग के बाद च छ श, अभी देखिए बच्चा एक बार हम चलते हैं ऊपर के स्लाइड में ताकि हमें आपको और अच्छे से पता चल जाए। अभी ये देखिए यहाँ पर हमने व्यंजन के बारे में देखा। अभी ये आपको बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप देखिए ये क्या व्यंजन हो गया, ये सघोष हो गया, राइट, ये क्या हो गया आपके सघोष व्यंजन, ठीक है, ये इतना सघोष व्यंजन। अभी ये बच गया, इसके रूल भी आपने देख लिए। ये आपको देखो बार बार इसको रिपीट करने से हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये दोनों भी आपने देख लिए, राइट बच्चों, क ख प फ के रूल भी देख लिया आपने। अब क्या बच रहा है, च छ ट ठ त थ, यही सारे बच रहे और ये तीनों श। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, रूल किसके साथ, देखो रूल क्या कहता है, च छ और ये पहला वाला श, इसके साथ ये श, ठीक है। मैं स्लाइड में जाऊंगी, वहां पर भी बताऊंगी आपको। एक पेयर ऐसे हो गया, यहाँ पर से देखने से आपको क्लियर समझ में आ रहा है। फिर दूसरा क्या बनता है, च छ नहीं, मैंने गलत, हाँ ठीक है, करेक्ट है। दूसरा क्या बच गया, ट ठ और दूसरा षटकम मूर्धन्य श, ठीक है, एक ए पेयर बन गया। और तीसरा बच जाता है त थ और, ठीक है, त थ और श, ठीक है, स बच जाता है। अब देखिए बच्चों, अब ये तीनों ही रह जाते हैं, केवल वर्ण व्यंजन में इतने ही तीन बच गए। अगर च छ श आए तो इसको हम कैसे क्या कर देना है, श लिख देना है। अगर ट ठ श आए तो हम इसे क्या करना है, षटकोण श लिख देना है। और अगर त थ स आए तो हमें इसे क्या करना है, हाफ में कन्वर्ट करना है, राइट बच्चों। तो चलिए हम चलते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड में, जहां पे हम पढ़ रहे थे इस रूल्स को। मैंने आपको वर्ण विच्छेद वर्ण माला पे लाके फिर से आपको क्लियर किया इस चीज को। अगर लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट सिखा रही हूँ तो आप क्या कीजिए, पिछले स्लाइड पे जाके उसे देखिए, ठीक है। देखिए बच्चों, आगे हम लोग इस स्लाइड पे हमने क्या कहा था रूल, च छ श ट ठ श त थ स, राइट। तो च छ स का क्या हो जाएगा, श में, और ट ठ श का स में, श में, और त थ स का स हो जाता है, राइट। हाफ स बच्चों, ये याद रखो, बार बार याद दिला रही हूं मैं, ये हाफ स किस में बदल जाता होता है, हाफ स, हाफ श, ठीक है, हाफ श, राइट। अब देखिए निह प्लस चय, तो ये किस में बदलेगा, यहाँ पर च आ रहा है तो च किस में बदल जाता है, च छ और श, तो ये किस में बदल जाता है, ये शलगम वाला श में। तो शलगम वाले श को अगर किसी शब्द के साथ लिखते हैं तो वो हाफ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हम या तो इसको हम निश्चय ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब ये ऊपर जाता है तो ये हम श को हाफ भी लिखते हैं। देखो श्रृंगार का जब हमने वर्ण विच्छेद सीखा था तो ऐसे ही लिखते हैं बच्चों, याद है ना, श्रृंगार का वर्ड तो ये हाफ शलगम वाला श हाफ जब होता है तब इसे हम ऐसे भी लिखते हैं। निह प्लस छल, तो निह निश्चल, ये देखिए छ आया, च छ और श, याद है ना, तो क्या किस में बदल गया, श में। निह प्लस शुल्क किस में बदल गया, श में। धनु प्लस टंकार, तो अभी ये क्या हो गया, अ हट गया, और ट किस में परिवर्तित हो गया आपका, ट किस में परिवर्तित हो गया, श, पेटा स, मूर्धन्य श, ठीक है। और स आपको पता है ना, श के नीचे अगर ट आ गया मतलब जो पहले लिखा हुआ व्यंजन है इसका वर्ण विच्छेद, अगर मैंने इसका वर्ण विच्छेद किया तो क्या आ जाएगा, श के नीचे हाफ प्लस ट प्लस अ। बच्चों मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को समझा सकूं, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो फिर भी कमेंट में बताओ, मैं फिर से आपको सिखाने का प्रयास करूंगी, ठीक है। कुछ और निकाला जाएगा, कुछ और ट्रिक्स, कुछ तरीके और पढ़ाई की जाएगी, और निकाला जाएगा तरीके इसके लिए, ठीक है बच्चों। तो अब समझ में आया कि धनुष टंकार कैसे हो गया। नमः प्लस ते, अभी देखिए तो वाले रूल में क्या कहता है, सौ में परिवर्तित, तो नमस्ते हो गया। निह प्लस सार, सौ के रूल में भी क्या कहता है, सौ का यह हाफ हो जाएगा तो निह सार, ठीक है बच्चों, आया समझ में। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट में। अब ये आपका लास्ट रूल है क्या, लग तो रहा है लास्ट रूल है, हाँ। तो अब यदि विसर्ग के पहले अ स्वर हो और उसके बाद क ख प फ वर्ण आए तो विसर्ग नहीं हटता, ये हमने पढ़ लिया है, ये भी हमारा हो गया निःशुल्क धनुष टंकार।
अब बचता है हमारा लास्ट रूल कि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के होने पर विसर्ग के बाद र रहने पर विसर्ग लुप्त हो जाता है। ठीक है, अभी देखिए हमने जो पढ़ा था र वाला नियम, वो ऊपर क्या पढ़ा था, सघोष व्यंजन के साथ, सघोष व्यंजन के साथ र ऊपर चला जाता है, लेकिन वहां पर साथ पहला व्यंजन क्या होगा आपका, ई अगर ऊ रहता था। यहाँ पर देखिए निह प्लस दुह प्लस ऊ, अब क्या आ रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए बच्चों, एक लास्ट रूल है। ठीक है, यहाँ पर निह को अगर हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, न के नीचे हल प्लस ई प्लस आपका अह। ठीक है बच्चों, अह आ गया। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे, अगर अ आ को छोड़कर किस ई और ऊ, सिंपल ई हो या तो ऊ हो, सिंपल वर्ड में, ठीक है, ई की मात्रा हो या तो ऊ की मात्रा हो, और प्लस में अगर र आता है तो क्या हो जाता है, ये अगर र आता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये मात्रा ये दोनों को हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर, राइट। तो ये किस में बदल जाते हैं, दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। तो ई का किस में, बड़ी ई, और ऊ का बड़ा ऊ में परिवर्तित हो जाता है। तो ये देखिए निह प्लस रस, तो नी में छोटी ई की मात्रा है, जब इसका विसर्ग हटेगा तो ये नीरस हो जाएगा, नीरस। निह प्लस रोग, निरोग हो जाएगा। दुह प्लस रम्य, दुरम्य हो जाएगा। दु प्लस राज, दुराज हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों, देखिए बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, जबकि यहाँ पर क्या है, छोटी ई की मात्रा है। तो ठीक है बच्चों, अगर आपको ये संधि पसंद आया होगा, विसर्ग संधि समझ में आया होगा, तो समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद बच्चों।